Yes, good morning, all of you. कल हम लोगों ने यस आज कहाँ से स्टार्ट करना है? लिखाना है। रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पूरी हो गई। रॉल्स से स्टार्ट करना है, वही ना? हाँ। कहाँ थे इतने दिनों से? ओहो, कहाँ से आते हैं? नांगलोई से, ओके। तो ऑनलाइन ही देखते हैं। बट यू आर ऑफलाइन स्टूडेंट। ऑफलाइन स्टूडेंट है आप। कोशिश करिए ऑफलाइन बैठने की। हाँ। चलिए, आवाज क्लियर है? हाँ। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। एक बार ये पूरा हो जाए, इसके बाद इसकी सिनॉप्सिस लिखवा दूंगा मैं। शायद वॉल्यूम कम है कुछ। हाँ। हाँ। हाँ, ठीक है, करेंगे। क्योंकि देखिए, सिलेबस के साथ कोताही होगी तो लास्ट में फिर प्रेशर में आ जाएंगे, है ना? इसके साथ कोई, क्योंकि और भी दूसरी क्लासेस कभी देखिएगा किसी और टीचर की, जितनी लीवेज इस क्लास में मिलती है बच्चों को ऑप्शनल की क्लास में, वो किसी क्लास में नहीं मिलती, है ना? कई बार मैं अनाप शनाप मुद्दों को भी एंटरटेन कर लेता हूँ, जबकि उसके लिए कोई जगह नहीं है। अभी धीरे धीरे आप सिलेबस में एंट्री कर रहे हैं, आपको महसूस होगा कि चीज़ों को अगर इन डेप्थ में पढ़ना है तो समय लगेगा। और 2 घंटे की ड्यूरेशन को अगर हम मटरगश्ती में निकाल दें तो फिर वही करना होगा लास्ट में, खाना पूर्ति। खाना पूर्ति का कोई औचित्य है? शुरुआत में मान लीजिए खाना पूर्ति आप नहीं पहचान पाए, लेकिन तैयारी के दौरान इको कर रहा है, थोड़ा कम करो इसे। लेकिन प्रिपरेशन के दौरान एक समय आएगा जब आप एक मैच्योर एस्पिरेंट का रूप लेंगे, तब आपको महसूस होगा यार ये तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई, है ना? तो इसलिए इधर उधर की चीज़ों में वक्त नहीं जाया करना है। और आज से मैं अपने सामने की चैट बॉक्स को हटा दिया हूँ। टेक्निकल टीम के पास चैट ओपन रहेगी। अगर कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप मुझे इंडिकेट करके यहाँ डिस्प्ले कर दीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरी बातों के लिए कोई जगह नहीं है। जनरल स्टडीज़ की क्लास में थोड़ा हो जाती है इधर उधर की बातें, ऑप्शनल में हमारे पास इतना समय नहीं होता, इसलिए ध्यान से समझेंगे। रॉल्स का न्याय सिद्धांत। हम लोगों ने अभी तक न्याय का अभिप्राय, न्याय की अवधारणा की उत्पत्ति तथा विकास पढ़ते आ रहे थे, और उसी विकास के क्रम में हम कहाँ शिफ्ट किए हैं? रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर। रॉल्स के न्याय सिद्धांत बेसिकली एक प्रकार का उदारवादी न्याय सिद्धांत है ना? इट्स अ लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। उदारवादी न्याय सिद्धांत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उदारवादी धारा के अंदर न्याय का सिद्धांत देने वाला रॉल्स कोई पहला व्यक्ति है। इसके पहले आपने देखा बेंथम का न्याय सिद्धांत आपने पढ़ा, उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत। उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत का सीधा मतलब है कि एक ऐसी अवस्था जिसके अंतर्गत अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख की व्यवस्था हो, उस अवस्था को हम न्यायशील अवस्था कहेंगे। तो न्याय की अवस्था मतलब जब हम, मतलब खास करके राज्य के लिए अगर न्याय की बात की जाए, तो एक ऐसा राज्य जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करने में सक्षम हो। फिर हमने देखा कांटियन न्याय सिद्धांत, कांटियन थ्योरी ऑफ जस्टिस, इमैनुअल कांट का। उनका कहना है
कि अधिकतम व्यक्ति नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा टारगेट होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रत्येक व्यक्ति को हमें साध्य बनाकर चलना होगा। ये कांटियन न्याय सिद्धांत है। अब रॉल्स कांट के नजदीक है, बेंथम की खिलाफत करता है। ये कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से कोई मतलब नहीं है जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति के सुख की चिंता ना करें, है ना। तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत की बुनियाद में दो उदारवादी न्याय सिद्धांतों का जिक्र हमें करना होता है, जो अभी अभी मैंने किया भी। बेंथम का न्याय सिद्धांत, जिसे उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत कहते हैं। यह उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की कामना करता है। प्लस प्लस उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। यानी किसी भी काम को करते समय उस काम का, उस कार्य का परिणाम क्या होगा, इसका ध्यान रखा जाता है ना। तो आप कह सकते हैं कि उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत परिणामवादी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। परिणामवादी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। परिणामवादी दृष्टिकोण का सामान्य मतलब क्या है? कार्य का परिणाम से प्रभावित होना। और सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं परिणाम को या परिणाम की चिंता करते हुए कार्य को अंजाम देना। अगर लगता है कि कार्य अच्छा परिणाम नहीं देगा या इस कार्य का अच्छा परिणाम नहीं आना है, तो फिर हम उस कार्य को अंजाम नहीं देंगे। यानी कार्य को परिणाम से कनेक्ट करके ही एक्सिक्यूट किया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी फंक्शन को रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए एक्सिक्यूट किया जाएगा। एवरी एक्ट और फंक्शन should be executed keeping in mind its result. Keeping in mind the result of the act or function. Every act, every function should be committed. Every act should be done keeping in mind the result of the act. तो किसी भी कार्य को करते समय हमें उस कार्य को कार्य के परिणाम का ध्यान रखते हुए करना होता है। कहने का मतलब कि कार्य परिणाम से प्रभावित होता है। सामान्य मतलब इसका यही हुआ ना कि कार्य परिणाम से प्रभावित होता है। कार्य का परिणाम से प्रभावित होना, यह है परिणामवादी दृष्टिकोण। ठीक है। तो उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत कहता है कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान कर सके। अगर ऐसा कर सकते हैं तो यही न्याय है। और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए, यानी न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने का तरीका कैसा होगा?
कार्य करने का तरीका रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी परिणाम को ध्यान में रखते हुए कार्य का निष्पादन किया जाना चाहिए। इसे बोला गया न्याय का परिणामवादी दृष्टिकोण। और ये किसका दृष्टिकोण है? बेंथम का। अब देखिए, रॉल्स के सामने एक और एग्जाम्पल था इमैनुअल कांट का। इमैनुअल कांट, देखो इमानुअल कांट कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात नहीं, बल्कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को साध्य का दर्जा देना होगा, है ना। तो ये बेसिकली प्रत्येक व्यक्ति को साध्य का दर्जा देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को साध्य का दर्जा। एवरी इंडिविजुअल शुड बी designated as an end. एंड मीन्स गोल, साध्य, लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति को साध्य मानना होगा। कहने का मतलब कि हमें केवल अधिकतम व्यक्तियों की चिंता करके शेष को नकारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें किसकी चिंता करनी होगी? प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की। दिस इज कॉल्ड कांटियन थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब देखो, जॉन रॉल्स के सामने ये दोनों हैं, एक तरफ बेंथम है और दूसरी तरफ कांट है। बेंथम और कांट। यहां है रॉल्स। रॉल्स बेसिकली अपने न्याय सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय बेंथम की आलोचना करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? रॉल्स ने किसकी आलोचना की? बेंथम की। बेंथम के उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत की आलोचना की, लेकिन कांट के कांटियन न्याय सिद्धांत से प्रेरित हुआ, प्रेरित हुआ, प्रेरित हुआ। रॉल्स का कहना है कि अगर कांटियन न्याय सिद्धांत को हमने जस्टिफाई कर दिया, कांटियन न्याय सिद्धांत को हमने लोगों के बीच प्रमाणित कर दिया, तो समझ लीजिए कि उदारवादी न्याय सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान कर दिया जाएगा, या उदारवादी न्याय सिद्धांत को नैतिक आधार मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो रॉल्स का उद्देश्य क्या था? रॉल्स का उद्देश्य था उदारवादी न्याय सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान करना। उदारवादी न्याय सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान करना। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा देखिए, अब उदारवादी न्याय सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, रॉल्स न्याय पे बातें करेगा, न्याय पे चर्चा करेगा, अपना न्याय सिद्धांत प्रतिपादित करेगा। लेकिन रॉल्स जब न्याय सिद्धांत प्रतिपादित करेगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, कांट का समर्थन करेगा और बेंथम की आलोचना करेगा। और जब बेंथम की आलोचना करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के दृष्टिकोणों को देखते हुए, मतलब बेंथम की आलोचना और कांट का समर्थन, तो आप सहज अनुमान लगा लेंगे कि रॉल्स का दृष्टिकोण क्या होगा। पहला, रॉल्स भी प्रत्येक व्यक्ति को साध्य का दर्जा देना चाहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? रॉल्स प्रत्येक व्यक्ति को साध्य का दर्जा देना चाहेगा। दूसरी बात, रॉल्स का जो दृष्टिकोण होगा न्याय से संबंधित, क्या परिणामवादी होगा? नहीं, परिणामवादी नहीं होगा, क्योंकि ये बेंथम की खिलाफत करता है, आलोचना करता है। और बेंथम का दृष्टिकोण कैसा है? परिणामवादी है ना। तो आप कह सकते हैं कि रॉल्स
न्याय के परिणामवादी दृष्टिकोण को खारिज करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ये परिणामवादी दृष्टिकोण को खारिज करेगा तो फिर किस दृष्टिकोण को अपनाएगा? याद रखिएगा, ये परिणामवादी दृष्टिकोण के स्थान पर प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाएगा, है ना, प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। अब प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण क्या कहता है कि किसी कार्य की पहचान उसके परिणाम से नहीं होनी चाहिए, बल्कि कार्य की पहचान उसकी प्रक्रिया से होनी चाहिए। यानी कार्य करते समय आप परिणाम की कितनी चिंता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि कार्य करते समय कैसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है। इसीलिए बोला गया कि ये प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण को अपनाएगा। प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण क्या है? परिणाम निरपेक्ष दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? परिणाम निरपेक्ष दृष्टिकोण। परिणाम निरपेक्ष दृष्टिकोण यानी कार्य करते समय कार्य के परिणाम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि कार्य की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा। हाँ, अब ये नहीं कहेंगे कि ये गांधी को मान रहे हैं, हाँ गांधी के विचारों से मैच कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। अन्यथा अगर इस तरह से कहें तो भाई हमारी संवैधानिक योजना में जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अपनाया गया है वो तो पूरी तरह से रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस से मैच कर जाएगा। लेकिन क्या हम लोग रॉल्स से अभिप्रेरित होकर ऐसा अपनाए थे? ऐसा नहीं था। रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस जब आती है 1971 में, तब तक हमारा संविधान अच्छी खासी उम्र का हो चुका था। समझ रहे मेरी बात? तो ठीक है, दृष्टिकोणों में समानता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये उनसे प्रभावित हैं या वो इनसे प्रभावित है, ऐसा कुछ। हाँ, समरूपता है। तो प्रक्रिया मायने रखती है। अब देखिए, इसी पृष्ठभूमि में या इसी विमर्श के आलोक में अब हम रॉल्स के न्याय सिद्धांत को समझने जा रहे हैं कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत कैसा था। तो अगर बोर्ड वर्क फॉलो कर लिया हूं तो आगे बढ़ूं मैं? क्लियर है? ठीक, साथ साथ बोर्ड वर्क करते चलिए। रॉल्स का न्याय सिद्धांत। पहली बात, रॉल्स समतावादी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। समतावादी है मतलब उदारवादी है, उदारवादी मतलब नौ उदारवादी, क्योंकि समतावाद नौ उदारवाद की ही धारा है। क्लियर है ये बात? हाँ, तो आप कह सकते हैं कि रॉल्स का जो भी न्याय सिद्धांत होगा, क्या हम उसको उदारवादी न्याय सिद्धांत कह सकेंगे? बिल्कुल कह सकेंगे, क्योंकि समतावादी तो है ही। उदारवादी न्याय सिद्धांत है, उदारवादी न्याय सिद्धांत। इसी को आप चाहें तो समतावादी न्याय सिद्धांत भी बोल सकते हैं, समतावादी न्याय सिद्धांत। समतावादी न्याय सिद्धांत, ठीक है। जानेंगे कि इसके न्याय सिद्धांत को हम उदारवादी न्याय सिद्धांत की श्रेणी में क्यों रखते हैं। दूसरा, इसका जो न्याय सिद्धांत है वो वितरण मूलक है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखिए, इसके पहले अरस्तु का न्याय सिद्धांत आपको पढ़ाया हूं मैं, याद आ रहा है? अरस्तु के न्याय सिद्धांत को दो रूपों में बांटकर हमने पढ़ा है। कौन कौन सा? रिट्रीब्यूटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। रिट्रीब्यूटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। रिट्रीब्यूटिव बोले तो प्रतिकारात्मक न्याय सिद्धांत, और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण मूलक या वितरणात्मक न्याय सिद्धांत। गुड। डिस्ट्रीब्यूटिव
और तीसरा प्रोसीजरल, यानी प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक, आप चाहें तो इसी को कह सकते हैं परिणाम निरपेक्ष। जहां प्रक्रिया पे बल दिया गया है इसका मतलब कि परिणाम की चिंता नहीं की गई है, और जहां प्रक्रिया पे बल नहीं दिया जाए इसका मतलब कि परिणाम की चिंता करते हुए कार्य को अंजाम दिया गया है। तो रॉल्स परिणाम निरपेक्ष न्याय की बात करता है, परिणाम निरपेक्ष, परिणामवादी न्याय की बात नहीं करता। तो देखिए, रॉल्स के पूरे न्याय सिद्धांत को इन्हीं 3 आधार स्तंभों पर हम समझेंगे। फिर से मेरे साथ रिवीजन करिए इसको। रॉल्स का न्याय सिद्धांत कैसा था? उदारवादी। उदारवादी का मतलब कि पूंजीवादी समाज में न्याय को स्थापित करना चाहता है। ये बात तय है कि नहीं? भाई सीधी सी बात है, उदारवादी न्याय है। इसका मतलब कि रॉल्स पूंजीवादी समाज में न्याय की स्थापना करना चाहता है पूंजीवादी समाज में। आप बताइए, पूंजीवादी समाज की पहचान क्या है? पूंजीवादी समाज की पहचान है वैयक्तिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, यानी लोगों को स्वतंत्रता मुहैया कराना, कार्य की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मतलब तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं, प्लस प्रतियोगिता आधारित बाजार व्यवस्था। अब प्रतियोगिता आधारित बाजार व्यवस्था में बताइए तरक्की कौन करेगा? जो योग्य होगा। योग्य होगा। तो यहां पर इस पूंजीवादी समाज के अंदर किस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा? स्वतंत्रता को। प्रतियोगिता आधारित बाजार व्यवस्था। अब प्रतियोगिता आधारित बाजार व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है योग्यता। तो भाई पूंजीवादी समाज स्वतंत्रता व योग्यता को बढ़ावा देने वाला समाज है, और इस समाज में रॉल्स न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने जा रहा है ना। दूसरी बात, वितरण मूलक। रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत होगा वो कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन अरस्तू के वितरण मूलक न्याय सिद्धांत की तरह नहीं होगा। अरस्तू के वितरण मूलक न्याय सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? सबल को, हाँ, सबल को और सबल बनाना, सबल का पक्ष लेना। लेकिन रॉल्स के वितरण मूलक न्याय सिद्धांत का उद्देश्य दुर्बल का पक्ष लेना होगा। समझ रहे मेरी बात? दुर्बल का पक्ष। तो यहां पर दोनों में अंतर हो जाएगा। बहुत हद तक वितरण मूलक न्याय की अवधारणा के तर्ज पे रॉल्स और अरस्तू में समानता आपको दिखेगी, लेकिन अभी विस्तार से इसको पढ़ेंगे, अंत में आपको पता चल जाएगा कि रॉल्स का दृष्टिकोण अलग है, अरस्तू का दृष्टिकोण अलग है। हालांकि वितरण मूलक न्याय सिद्धांत की संकल्पना रॉल्स ने अरस्तू से ही चुराई है। समझ रहे मेरी बात? कैसे? कि भाई समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, और सबकी परिस्थितियों को आकलन करते समय यह देखा जाए कि किसकी परिस्थितियां प्रतिकूल है, सबसे ज्यादा प्रतिकूल है, यानी कौन सबसे अधिक वंचना की स्थिति में है। जो वर्ग सबसे अधिक वंचना की स्थिति में है, राज्य उसी का अतिरिक्त समर्थन करे, उसी को अतिरिक्त सहयोग दे। अगर ऐसा हो पा रहा है तो समझिए कि वितरण का उद्देश्य पूर्ण हो गया, है ना। अब वितरण मूलक न्याय के माध्यम से क्या किया जाता है? प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं के वितरण को सुनिश्चित किया जाता है। आप कह सकते हैं सामाजिक पूंजी का वितरण किया जाता है। और सामाजिक पूंजी क्या होती है? किसी समाज के अंदर पद, ओहदा, गरिमा, समाज के अंदर सामाजिक मूल्य। अब सामाजिक मूल्यों में जो सामाजिक मूल्य जिस व्यवस्था की वकालत करते हैं उस व्यवस्था तक सभी की समान रूप से पहुंच हो, तो हम बोलेंगे कि सामाजिक वस्तुओं का या सामाजिक पूंजी का उचित वितरण सुनिश्चित हो रहा है। तो वितरण मूलक न्याय का जो उद्देश्य है वो यही है कि सामाजिक पूंजी का, प्राथमिक सामाजिक पूंजी का या प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का सभी के मध्य न्यायोचित वितरण। दूसरे अर्थों में कह लीजिए
कि सभी आम जनमानस की प्राथमिक सामाजिक पूंजी तक, प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं तक एक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। और जिस वर्ग को सामाजिक पूंजी तक पहुंच स्थापित करने से लंबे समय तक वंचित रखा गया है, उस वर्ग की वंचना को दूर करने के लिए अतिरिक्त पहल की जाएगी, अतिरिक्त प्रयास किया जाएगा, उसके पक्ष में विभेद पैदा किया जाएगा। तो रॉल्स के वितरण का उद्देश्य दुर्बल का सबलीकरण है। समझ रहे मेरी बात? जबकि अरस्तु के वितरण मूलक न्याय का उद्देश्य क्या है? सबल को और अधिक सबल करना। समझ रहे मेरी बात? सबल को और अधिक सबल करना। अरस्तु का जो वितरण मूलक न्याय पढ़ते हैं आप, तो ऐसा लगता है कि अरस्तु यह प्रमाणित करना चाहता है कि जो योग्य है उसे पुरस्कृत करो, योग्य है उसे पुरस्कृत करो। रॉल्स कहता है कि न्याय पुरस्कार की वस्तु नहीं है, न्याय क्षतिपूर्ति का माध्यम है। तो यहां पर अरस्तु और न्याय में डिफरेंस आ जाता है। तो अभी रॉल्स के न्याय सिद्धांत में इसके वितरण मूलक प्रकृति को समझने से पहले थोड़ा सा विभेद के इन दोनों बिंदुओं को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार फिर से समझाता हूं, तब यहां आएंगे, है ना? क्योंकि अगर विधिवत तरीके से समझेंगे तो एक ही बार में दिमाग में छप जाएगा, अन्यथा ये बड़ा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं कह रहा हूं। वितरण मूलक न्याय, वितरण मूलक न्याय। ये जो वितरण मूलक न्याय है, इसका प्रतिपादक कौन है? अरिस्टोटल, अरस्तु है। ठीक, वितरण मूलक न्याय का प्रतिपादक अरस्तु है। अरस्तु वितरण मूलक न्याय को स्थापित करने के लिए समानुपातिक समानता के सिद्धांत का अनुसरण करता है। समानुपातिक समानता के सिद्धांत। अब देखिए, समानुपातिक समानता के सिद्धांत का मतलब होता है इक्वल शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अनइक्वल्स शुड नॉट बी, अनइक्वल्स शुड नॉट बी। यानी समान स्थिति में रहने वालों के साथ, समान स्थिति में रहने वालों के साथ एक समान व्यवहार करना, तथा असमान स्थिति में रहने वालों के साथ असमान व्यवहार करना। ये बेसिकली अरस्तु के वितरण मूलक न्याय का एक तरह से कह सकते हैं पीथ एंड सब्सटेंस है। अब जरा देखें एक एग्जाम्पल के माध्यम से। किसी देश के अंदर माना कि 4 सामाजिक वर्ग हैं, C1, C2, C3, C4। सॉरी, C1 की कैटेगरी में लेट से देश की कुल 10 लाख आबादी आती है, 10 लाख आबादी। C2 की कैटेगरी में 15 लाख पॉपुलेशन, C3 की कैटेगरी में 20 लाख पॉपुलेशन, C4 की कैटेगरी में 5 लाख आबादी। अब देखिए, हमने देश की पूरी आबादी को 4 वर्गों में बांट दिया कि नहीं? अच्छा, वर्गीकरण का आधार क्या है? इनके हालात, इनकी परिस्थितियां, टॉप टू बॉटम। C1 इस देश के अंदर, इस क्लास में, इस कैटेगरी में आने वाले जो लोग हैं, 10 लाख लोग, इनकी हालात, इनकी स्थिति अन्यों की तुलना में अच्छी है, सबसे अच्छी है। दूसरे नंबर पे C2 की, फिर C3 की। सबसे खराब स्थिति में कौन है? C4। ठीक है। अब ये जो एक तरह से कह सकते हैं
वितरण हुआ आबादी का, ये समानुपातिक वितरण कहलाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? समानुपातिक वितरण कहने का मतलब कि पूरी आबादी को हम एक नहीं मानेंगे, बल्कि आबादी के अंदर आबादी का अलग अलग हिस्सा उसकी परिस्थितियों के अनुसार डिवाइड किया जाएगा। अब देखा गया कि भाई इस देश की कुल आबादी कितनी है बताइए? 20, 10, 30, 35 और 15, 50 लाख। यानी इस देश की कुल आबादी है 50 लाख। तो हम पूरे 50 लाख लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर ऐसा किए तो यह न्याय नहीं होगा, मतलब वितरण मूलक न्याय नहीं हो पाएगा। क्योंकि वितरण मूलक न्याय का मकसद ही होता है कि संसाधनों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, है ना। तो यहां पर जनता के अलग अलग वर्गों को उनकी हालातों के अनुसार, उनकी परिस्थितियों के अनुसार हम लॉजिकली यानी तार्किक रूप से बंटवारा करेंगे। और जब हमने बंटवारा किया तो पाया कि पूरे 50 लाख लोगों में से 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी है, मतलब नॉर्मल है। कहने का मतलब कि ये कोई भी किसी भी तरह के शोषण का शिकार नहीं है, ये गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं। सीधी भाषा में समझिए, इन्हें गरिमापूर्ण जीवन हासिल है। इसके बाद 15 लाख आबादी ऐसी है जो मिला जुला कर ठीक ठाक जीवन जी रही है, लेकिन कुछ मौकों पर आप कह सकते हैं कि इनका जो डिग्निफाइड लाइफ है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, वो कंप्रोमाइज्ड होता है। यानी कहीं कुछ कमी रह जाती है, थोड़ी मोड़ी वंचना के शिकार ये हैं। फिर जब हम तीसरे नंबर पर आए तो देखें कि एक बहुत बड़ी आबादी है, 20 लाख आबादी। ये तो बड़ी ही वंचना का शिकार है, डिप्राइवेशन का शिकार है। यानी प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं की अगर हम बात करें या सामाजिक पूंजी की बात करें तो सामाजिक पूंजी के महत्तम हिस्से से इन्हें क्या कर दिया गया है? वंचित कर दिया गया है। इनकी तो स्थिति बड़ी खराब है। और फिर जब हम इधर देखें 5 लाख लोगों को C4, तो ये पाया कि इनकी तो सबसे खराब है। तो 4 लाख लोग ऐसे हैं जो इस पूरे देश में, पूरी मतलब देश की आबादी में सबसे खराब स्थिति में है। दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे वाले जो C1 है वो नॉर्मल है। अब बताइए, अगर न्याय को पुरस्कार का विषय माना जाए, आपके पास दो विकल्प है। न्याय, पुरस्कार का विषय। दूसरा, न्याय क्षतिपूर्ति का माध्यम। क्षतिपूर्ति का माध्यम। अब आप बताएं मुझे, अगर वितरण मूलक न्याय के माध्यम से हमने C1 को C2 पर वरीयता दे दी, C2 को C3 पर वरीयता दे दी, C3 को C4 पर वरीयता दे दी, तो बताइए हमने न्याय को क्या माना? पुरस्कार का साधन, पुरस्कार का विषय, या क्षतिपूर्ति का माध्यम? एग्जैक्टली, पुरस्कार का विषय। अब न्याय को पुरस्कार का विषय कौन मानता है? अरस्तु। अरस्तु, क्योंकि अरस्तु का वितरण मूलक न्याय सिद्धांत आपने पढ़ लिया है। तो इस मत का समर्थक अरस्तु है। समझे? अच्छा, यहां तक जनता के विभिन्न वर्गों का तार्किक आधार पर वर्गीकरण वगैरह वगैरह, ये सब अरस्तु का ही पैटर्न है। रॉल्स भी यही पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर मान लीजिए मैं कहूं कि नहीं साहब, हम क्या करेंगे कि सबसे ज्यादा वरीयता किसको देंगे? C4 को, देन C3 को, देन C2 को, देन C1 को। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये न्याय को क्या मानेगा? क्षतिपूर्ति का माध्यम। ध्यान रखिएगा, रॉल्स का वितरण मूलक न्याय क्षतिपूर्ति का माध्यम है, पुरस्कार का विषय नहीं है। लेकिन अरस्तु का वितरण मूलक न्याय पुरस्कार का विषय है, क्षतिपूर्ति का माध्यम नहीं। क्लियर है ये बात? ये स्टेटमेंट लिख भी लेंगे। क्षतिपूर्ति मतलब मान लीजिए कि सामाजिक पूंजी के लिहाज से उसकी एक्सेस नहीं हुई, कहने का मतलब वंचना, है ना। अब देखिए भाई, वितरण मूलक न्याय, इसका उद्देश्य क्या है?
वितरण मूलक न्याय का उद्देश्य है सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल अथवा प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करना। समाज के सभी वर्गों की पहुंच सुनिश्चित करना। क्लियर ये बात? अब सवाल ये उठता है कि सामाजिक पूंजी क्या है? सामाजिक पूंजी का मतलब हुआ कि सामाजिक मान्यताओं के अनुसार जिसे समाज तवज्जो दे वही समाज की पूंजी है ना। अब जैसे मान लीजिए समाज में अगर कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है तो समझिए कि उसे सामाजिक पूंजी हासिल है। अगर मान लीजिए समाज की जो वस्तुएं हैं जैसे धार्मिक स्थल हो गया, स्कूल, कॉलेज, है ना, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, वहां तक सभी की समान पहुंच हो तो समझिए कि सामाजिक पूंजी तक पहुंच है। समाज के अंदर प्लेग्राउंड, है ना, खेलने के मैदान हो गए, प्लस मेला वगैरह जहां लगता है उन जगहों पर सभी की पहुंच अगर सुनिश्चित है तो मान लिया जाएगा कि सामाजिक पूंजी तक आपकी पहुंच है। सार्वजनिक स्नानागार सामाजिक पूंजी है, सामाजिक पूंजी तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। अब बताइए, प्राचीन भारतीय मान्यताओं के तहत अगर देखें तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग रहा जिसको सामाजिक पूंजी तक पहुंचने से रोका गया। और आमतौर पे जितने आप देखेंगे विकासशील समाज हैं, विकासशील देश, हर जगह किसी न किसी रूप में सामाजिक पूंजी को लेकर इस तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। जो ताकतवर वर्ग है वो चाहता है कि पूरी सामाजिक पूंजी को यानी समस्त प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं पर हमारा ही कब्जा हो। समझे मेरी बात? अब समाज की मान्यताएं ये कहती है ना कि नौकरी लग जाए, अच्छे अधिकारी बन जाएं तो बड़ा अच्छा रहता है। और जो अधिकारी बन जाते हैं देखे होंगे समाज उनको बड़ी अलग निगाह से देखता भी है। इसका मतलब कि नौकरी, पद, ओहदा, ये सब क्या है? सामाजिक पूंजी है, प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं हैं, है ना। अवसर, ये सब प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं हैं। तो इन वस्तुओं तक या इन वस्तुओं तथा संसाधनों का हम क्या करें? न्यायोचित वितरण करें। इसी बात को दूसरे अर्थों में कैसे कह सकते हैं कि इन सामाजिक पूंजी तक, इन प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं तक सभी की आसान पहुंच सुनिश्चित हो जाए। मतलब किसी को भी पहुंच स्थापित करने से रोका न जाए। अच्छा, जो पहुंच स्थापित करने से लंबे समय तक रोके रखा है, मतलब उसकी पहुंच नहीं रही है, उसको राज्य अतिरिक्त सहायता देगा ताकि तीव्रता के साथ वो भी अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सके। ठीक है। तो एक तो प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का वितरण करते समय रॉल्स साफ साफ कहता है कि देखो जी, वितरण का उद्देश्य पुरस्कृत करना नहीं है बल्कि क्षतिपूर्ति करनी है। अब देख रहे हैं रॉल्स के इसी विचार में एक नया विचार छुपा हुआ है, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब यह हुआ कि क्या क्षतिपूर्ति हो जाएगी तो फिर तुम दुर्बल का पक्ष नहीं लोगे? तो रॉल्स का साफ साफ मानना है कि जब क्षतिपूर्ति हो जाए तब पक्ष लेने की क्या जरूरत है। अब देखिए इसका दृष्टिकोण कितना व्यवहारिक है। या फिर दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि पूंजीवाद की मोह माया से मुक्त नहीं हुआ। यह कहता है कि क्षतिपूर्ति की बात तभी तक की जाएगी या उसी वर्ग के लिए की जाएगी जो वर्ग गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, दो एग्जाम्पल देता हूं आपसे, आपके पास दो एग्जाम्पल आपके सामने। एक है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स के पास एक लग्जरी कार है, लग्जरी कार, ठीक है। मिस्टर वाई के पास एक साइकिल है। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स की लग्जरी कार को क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं, ड्राइवर हैं। मिस्टर एक्स
मिलियनवायर है, आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में करोड़पति। मिस्टर वाई 1000 के भी लाले पड़े हैं, समझ रहे मेरी बात? ड्राइविंग कर रहे हैं ये इनकी लग्जरी कार को चलाने के लिए कह सकते हैं कि लग्जरी कार से मिस्टर एक्स को इनके घर से ऑफिस छोड़ने के लिए ये डेली ड्यूटी ज्वाइन करते हैं सुबह 8 बजे, लेकिन अपने घर से ये निकल जाते हैं 6 बजे। रास्ते में 1.5 से 2 घंटे अपनी खटहरा साइकिल चलाते हुए इनके घर पहुंचते हैं और फिर इनकी गाड़ी की चाबी लेते हैं, इनको गाड़ी में बैठाते हैं, ऑफिस तक छोड़ते हैं, फिर शाम में ऑफिस से घर लाते हैं, गाड़ी पार्क किया, खटहरा साइकिल उठाई और गांव को निकल लिए। आप बताइए आय का अंतर, ये आय का अंतर विभेद मूलक है कि नहीं? इनके बैंक अकाउंट में जमा टोटल 10,000 रुपया है और इनके अकाउंट में करोड़ों है। ये जो आर्थिक विषमता है आपको नहीं साफ साफ दर्शा रही है कि दोनों के बीच आर्थिक विषमता तो है, लेकिन महज विषमता ही नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विषमता जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके गरिमापूर्ण जीवन के मार्ग में भी बाधक है। अब बताइए 2 घंटा साइकिल से आना चलाकर और फिर लग्जरी कार में किसी को बैठाकर, मतलब गाड़ी के ओनर को बैठा के उसे उसके घर से ऑफिस तक छोड़ना व्यक्ति की गरिमा को चोटिल कर रहा है कि नहीं? आप कहेंगे गरिमा कैसे? कैसे नहीं गरिमा भाई? वो नहीं सोचेगा कि देश के संसाधनों पर सबका हक होना चाहिए? ऐसा क्या हो गया कि हमारी और इनकी आय के बीच इतना बड़ा अंतर? तो मन में तो ये बात आएगी, ये भाव तो आएगा कि यार मैं तो बड़ा ही गरीब हूं, हमारी तो 2 वक्त की रोटी कैसे चले, इसके लिए हम परेशान रहते हैं। और ये रईस लोग जिनके पास अकूत पैसा है, ये पता नहीं कहां कहां पैसे उड़ाते हैं, ये मन में आएगा। तो आर्थिक विषमता यहां है, इसमें कोई दो राय नहीं, साफ साफ दिख रहा है। और यह जो आर्थिक विषमता है ये बेसिकली गरिमापूर्ण जीवन के मार्ग में बाधक है, बाधक है। ऐसी आर्थिक विषमता उचित नहीं है। रॉल्स कहता है कि इस प्रकार की आर्थिक विषमता जायज नहीं है। लेकिन अब एक दूसरी सर्कमस्टांसेस कंसीडर करिए। माना कि मिस्टर जेड हैं और ये मिस्टर डी हैं, ये ड्राइवर हैं, कार ड्राइवर शॉफर है, छोड़ो कार ड्राइवर ही लिखो। मिस्टर जेड क्या है? ओनर हैं, कार ओनर। मिस्टर जेड के अकाउंट में 20 करोड़ रुपया है, कोई बात नहीं। मिस्टर डी के अकाउंट में भी ज्यादा तो नहीं है लेकिन 1 CR है। मिस्टर डी मिस्टर जेड की लग्जरी कार चलाने के लिए, इनकी 2.5 करोड़ की लग्जरी कार को चलाने के लिए ये भी अपनी होंडा सिटी से आते हैं, फिर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, इनकी गाड़ी की चाबी लेते हैं और इन्हें लेकर ऑफिस ड्रॉप करते हैं, फिर शाम में घर लाते हैं, घर ड्रॉप करके इनकी गाड़ी पार्क की, अपनी गाड़ी में चाबी लगाई, घर निकल गए। अब बताओ, आर्थिक विषमता तो यहां भी है, लेकिन इस आर्थिक विषमता के अंदर इन दोनों पक्षों में से, दोनों पार्टीज में से किसी को ऐसा पा रहे हैं जो गरिमापूर्ण जीवन जी पाने में अक्षम है? क्या आप कहेंगे कि ये कार ड्राइवर गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी रहा है? जी रहा है, गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है, क्या दिक्कत है? ऐसी विषमता को, ऐसी असमानता को रॉल्स गलत नहीं मानता। समझ रहे मेरी बात? फिर वो मान लेता है ना कि जेड अधिक योग्य है, इसलिए इसने अधिक उत्पादन किया, अधिक कमाई की।
डी इससे कम योग्य हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई दूसरा हो, मिस्टर पी। अब ये बेचारा पता चला कि साइकिल पे शिफ्ट कर गया, यानी इसकी बाजार व्यवस्था में इसकी स्थिति बहुत खराब है। ये गरिमापूर्ण जीवन जी पाने की स्थिति में तब रॉल्स कहता है कि नहीं, ये जो आर्थिक विषमता है ये उचित नहीं है। यहां पर जो वंचित वर्ग है, जो वंचना का शिकार है, आप कह लीजिए जो स्वयं के स्तर पे गरिमापूर्ण जीवन जी पाने में सक्षम नहीं है, राज्य उसका पक्ष ले, राज्य उसकी मदद करे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे कि भाई रॉल्स किस तरह की विषमता को जायज मानता है और किस तरह की विषमता को गलत मानता है। क्लियर है ना ये बात? हाँ, तभी तो मार्क्सवादी वगैरह रॉल्स के इंटेंशन पे संदेह करते हैं। वो कहते हैं कि कितना भी ये समतावादी बन जाए, है तो बेसिकली पूंजीवादी धारा का। अंततः ये वरीयता किसको देगा? पूंजीवाद। स्वतंत्रता, प्रतियोगिता, योग्यता, इसी इसी की बात करेगा। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं। कम से कम उत्पादन प्रणाली में जो पीछे छूट गया उसकी चिंता तो कर रहा है ये, और ठीक ठाक चिंता कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि रॉल्स के का न्याय सिद्धांत वितरण मूलक है, इसका अभिप्राय आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, क्योंकि अरस्तु के साथ जोड़ के हमने पढ़ा तो और क्लैरिटी आई। दूसरी बात, रॉल्स का न्याय सिद्धांत वितरण मूलक है, तो यह भी सुस्पष्ट हो गया कि आखिर प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का बंटवारा कैसे किया जाएगा। आखिर सोशल कैपिटल का, सामाजिक पूंजी का बंटवारा कैसे किया जाएगा। अब इसके लिए रॉल्स एक प्रक्रिया ढूंढने की कोशिश करता है। इसकी कोशिश है कि एक ऐसी प्रक्रिया तलाशी जाए जो एकदम निष्पक्ष हो, एकदम पूर्वाग्रह रहित हो, एकदम तटस्थ हो, तो ही जाकर हम सामाजिक पूंजी का तार्किक वितरण सुनिश्चित कर पाएंगे, प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित कर पाएंगे। तो बेसिकली वस्तुओं तथा संसाधनों के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए रॉल्स एक निष्पक्ष प्रक्रिया की तलाश में आगे बढ़ता है, और उसी प्रक्रिया की बुनियाद पर न्याय की परिभाषा को ढूंढता है, न्याय के अभिप्राय को खोजता है। इसीलिए कहा गया कि रॉल्स का न्याय प्रक्रियात्मक न्याय है। रॉल्स का न्याय प्रक्रियात्मक न्याय है। तो अब जरा हम लोग देखते हैं प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक न्याय मतलब जहां परिणाम नहीं, जहां परिणाम नहीं अपितु प्रक्रिया को महत्व दिया जाए। जहां परिणाम नहीं अपितु प्रक्रिया को महत्व दिया जाए, इसे हम बोलते हैं प्रक्रियात्मक न्याय। अब देखिए, जॉन रॉल्स न्याय की खोज करने के लिए एक खास प्रक्रिया को अपनाता है, और वह जो प्रक्रिया है वो बेसिकली एक प्रकार की काल्पनिक प्रक्रिया है। काल्पनिक प्रक्रिया। काल्पनिक प्रक्रिया। काल्पनिक प्रक्रिया। इसी काल्पनिक प्रक्रिया के माध्यम से रॉल्स
न्याय की या न्याय के नियमों की तलाश करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये काल्पनिक प्रक्रिया क्या है। तो रॉल्स बताता है कि देखो जी, ये कोई समाज समाज है ना। इस समाज में संभव है अलग अलग वर्ग होंगे, सामाजिक वर्ग होंगे, लेकिन आप कह लीजिए सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, इस सामाजिक पर्यावरण में अलग अलग लोग हैं, मतलब पीपल, ऐसे लिख देता हूं। लोग, ठीक। अब क्या करता है रॉल्स, कहता है कि हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें सब कुछ स्थिर हो, कुछ भी बदल नहीं रहा हो, सब कुछ स्थिर हो। उसको बोला गया मूल स्थिति। मूल स्थिति यानी नैसर्गिक स्थिति, नैसर्गिक स्थिति यानी एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में रहने वाले लोग न्याय के अभिप्राय से परिचित नहीं है। तो बताइए वैसे लोग किस अवस्था में हैं? मूल स्थिति में हैं, मूल अवस्था में हैं, प्राकृतिक अवस्था में हैं, नेचुरल अवस्था में हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, मतलब न्याय का उन्हें कोई मतलब मालूम ही नहीं है। अब कहता है रॉल्स कि यहीं पर समाज के कुछ लोगों को जिसको कंट्रैक्टर बोलता है, कंट्रैक्टर कोई और नहीं है बल्कि कंट्रैक्टर्स इसी समाज के रहने वाले लोग हैं। अब इनके लिए मैं शब्द यूज करता हूं, मान लीजिए C1, C2, C3, C4 ऐसे करके, ये कंट्रैक्टर्स हैं, ये 4 लोग हैं मान लीजिए, संख्या उनका नहीं बता रहा है। कुछ लोग, समाज के कुछ लोगों को रॉल्स ने कहा कि तुम्हें न्याय के नियमों की तलाश करनी है, तुम्हें न्याय के नियमों की तलाश करनी है। दूसरी बात, अब चूंकि ये मूल स्थिति है तो मूल स्थिति में समाज के भीतर न्याय की संकल्पना पहले से व्याप्त नहीं है, और मूल स्थिति में जिन लोगों को, जिन गिने चुने लोगों को न्याय के अभिप्राय की तलाश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको रॉल्स क्या कहता है? कंट्रैक्टर्स। कंट्रैक्टर्स। तो इन कंट्रैक्टर्स की आंखों के सामने, मतलब कल्पना की जाती है, कल्पना कि माना कि इनकी आंखों के सामने अज्ञान का पर्दा है, वेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा। अज्ञान का पर्दा इसलिए कि इन्हें किसी भी विशिष्ट स्थिति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बस देखिए, इनको बस इतना मालूम है कंट्रैक्टर्स को कि ये इसी समाज के हिस्से हैं, ये इसी सामाजिक व्यवस्था के हिस्से हैं, लेकिन इस सामाजिक व्यवस्था में ये C1 के हिस्से हैं, C2 के हैं, C3 के हैं या C4 के, ये इनको मालूम नहीं है। फिर से सुनिए, इन कंट्रैक्टर्स को इतना मालूम है कि ये समाज के किसी न किसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि समाज के किस वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। अगर मान लीजिए इन्हें पता चल गया कि तुम सबसे ज्यादा वंचित वर्ग से ताल्लुक रखते हो, तो आपको नहीं लगता कि न्याय के नियमों की तलाश करते समय ये निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे? किसे वरीयता देंगे? वंचितों के अधिकाधिक उत्थान को वरीयता देंगे। अच्छा, अगर इन्हें पता चल गया, कह रहे नहीं तुम तो अनरिजर्व कैटेगरी से हो, अनारक्षित वर्ग से हो, तो फिर आपको नहीं लगेगा कि ये सबसे अधिक क्या करेंगे? अनारक्षित वर्ग का समर्थन करने लगेंगे।
अगर इन्हें कह दिया गया, पता चल गया कि समाज में आपकी स्थिति C2 है, अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आप आते हैं, तो फिर ये अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में बातें करने लगेंगे, न्याय के नियमों को, मतलब ऐसे नियम तलाशेंगे जो इनके वर्गीय हितों को वरीयता देता हो। लेकिन इस काल्पनिक अवस्था के मनुष्यों को, कंट्रैक्टर्स को, रॉल्स ने कहा, माना कि इन कंट्रैक्टर्स को कुछ भी नहीं मालूम है कि समाज के किस वर्ग से इनका संबंध है। ये बस मालूम है कि इसी सामाजिक समूह के ये हिस्से हैं, इसी समाज से ये ताल्लुक रखते हैं, लेकिन समाज में इनकी एक्चुअल स्थिति क्या है ये नहीं मालूम है। अब ऐसे लोगों से जब न्याय के नियमों को तलाशने के लिए कहा जाएगा, तो आपको नहीं लगता कि कोशिश करेंगे कि अपने हितों को, अपने लाभों को, अपने लाभ के दायरे को व्यापक बना लें और हानि के दायरे को संकुचित कर लें। अच्छा, लाभ के दायरे को व्यापकता प्रदान करना, हानि के दायरे को संकीर्ण बना लेना, ये किसी वर्ग विशेष को लक्षित करके ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि ये सबके लिए ऐसा करेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है कि किस समूह के ये हिस्से हैं, तो सबके लिए ऐसा करेंगे। अब यही लोग जब न्याय के नियमों की तलाश करेंगे, यानी ये कंट्रैक्टर्स, इनको क्या बोला गया, कंट्रैक्टर्स, बोला था ना, रॉल्स का न्याय सिद्धांत संविदागत न्याय है, कंट्रैक्चुअल जस्टिस है। तो इसी पॉइंट को आधार बना के सवाल बनते हैं, संविदागत न्याय। तो यहां जो कंट्रैक्टर्स हैं, अब ये जो कंट्रैक्टर्स हैं, ये जब न्याय के नियमों की तलाश करेंगे तो पूरी तरह से निष्पक्षता का अनुसरण करेंगे। ये कंट्रैक्टर्स न्याय के नियमों की तलाश करते समय जहां एक तरफ, इधर लिख दूं, करते समय जहां एक तरफ अपने लाभ के दायरे को काफी व्यापक बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हानि को बेहद कम करके प्रस्तुत करेंगे, बेहद कम करके प्रस्तुत करेंगे। प्लस प्लस न्याय के नियमों की तलाश में पूर्णतः निष्पक्षता का अनुसरण करेंगे। बताइए, ऐसा होगा कि नहीं? इसीलिए जॉन डॉल्स कहता है कि न्याय कुछ और नहीं बल्कि निष्पक्षता ही न्याय है, निष्पक्षता ही न्याय है। तो रॉल्स के शब्दों में निष्पक्षता ही न्याय है। निष्पक्षता ही न्याय है, तो लिख लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
नहीं, उनको बिचौलिया नहीं बोलेंगे। आप कह सकते हैं कि किसी व्यवस्था में अगर किसी को नियुक्त किया गया, लगाया गया, तो केवल कुछ खास प्रयोजन से, प्रयोजन खत्म होते ही उनकी नौकरी चली जाएगी। होती है ना संविदा पे नौकरियां, संविदागत नौकरियां। अच्छा, पेपर फॉर में, एथिक्स में होगा। हाँ हाँ। नहीं कहते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं घूमते घामते कि क्या करते हो भैया, तो बस बिहार सरकार की नौकरी में है। तो परमानेंट है कि नहीं? नहीं, अभी संविदा पर है। संविदा मतलब सरकार के किसी खास मुहिम में उनको भागीदारी दी गई है, सेवा का मौका दिया गया है, वो मुहिम पूरी हो जाएगी, वो सेवा से मुक्त हो जाएंगे, फिर कहीं और अवसर मिलेगा तो लगेंगे। या मान लीजिए सरकार उस व्यवस्था को परमानेंट बना लेना चाहती है, तो फिर उसके कर्मचारियों को भी क्या किया जाएगा? नियमित कर दिया जाएगा। वो संविदागत से क्या हो जाएंगे? रेगुलर हो जाएंगे, नियमित हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? अब देखो, एक बात तो तय हो गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये बिल्कुल निष्पक्षता के साथ न्याय के नियमों की तलाश करेंगे, और जनता के सभी वर्गों के लिए, इनफैक्ट सभी व्यक्तियों के लिए, और मतलब एक तरह से कह सकते हैं अधिक से अधिक लाभ और कम से कम नुकसान, इसी प्रिंसिपल पर ये न्याय की खोज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स ने न्याय के नियमों की तलाश करते हुए कुल 2 नियम बताए, जिसे रॉल्स का न्याय सिद्धांत कहा गया। समझ रहे हैं? अच्छा, ये सब कंट्रैक्टर्स, मूल स्थिति, वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये सब रॉल्स के दिमाग की उपज है, आपको बताऊं, है ना? क्योंकि सब काल्पनिक स्थिति है, काल्पनिक। हाँ, तो इस तरह से इन कंट्रैक्टर्स ने न्याय के कुल 2 नियमों की तलाश की। न्याय के कुल 2 नियमों की तलाश की। पहला, स्वतंत्रताओं की समानता। पहला नियम क्या है? स्वतंत्रताओं की समानता। इसके तहत इन कंट्रैक्टर्स ने यह कहा कि किसी भी व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जाए जहां तक वह, या जहां तक उसकी स्वतंत्रता किसी अन्य की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक न बने। ये बात समझ में आ रही है? आपका एक प्रॉपर नोट्स भी बनता जा रहा है। हाँ, किसी भी व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जाए, अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जाए जहां जहां तक उसकी स्वतंत्रता किसी अन्य की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक न बने। इसका मतलब यही हुआ ना कि सभी की स्वतंत्रताएं एक समान है। मुझे स्वतंत्रता दी गई कि अधिकतम इसका लुत्फ उठाइए, लेकिन लिमिटेशन याद होनी चाहिए। मेरी स्वतंत्रता की अधिकतम लिमिट वहां समाप्त हो जाती है जहां वो आपकी स्वतंत्रता के मार्ग में
बाधक बन जाए। और जब तक बाधक ना बने तब तक मेरी स्वतंत्रता मुझे, आपकी स्वतंत्रता आपको, मुबारक। रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं है ना, एब्सोल्यूट नहीं है। रिलेटिव क्या, लिमिटेड कह लीजिए, है ना। और एब्सोल्यूट और रिलेटिव इन दो टर्म्स में देखा जाए तो रिलेटिव ही बोलेंगे इसको, सापेक्ष, सापेक्ष, है ना। सीमित कोटि की स्वतंत्रता, सापेक्षिक स्वतंत्रता, है ना। आत्यंतिक अथवा असीमित नहीं, निरपेक्ष नहीं। तभी तो साफ साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है जिस सीमा तक उसकी स्वतंत्रता किसी अन्य की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक न बने। इसी को क्या बोला गया, स्वतंत्रताओं की समानता। ये पहला नियम है। अब देखिए, पहले नियम में साफ साफ निष्पक्षता झलक रही है कि नहीं, सभी की स्वतंत्रता का ख्याल रखा गया है। कंट्रैक्टर्स ने ऐसा क्यों किया कि उन्हें यह थोड़ी मालूम है कि समाज के किस वर्ग से उनका संबंध है, उनको बस इतना मालूम है कि उनका संबंध इसी समाज से है, लेकिन किस वर्ग से है, किस श्रेणी से है, ये मालूम, कहने का मतलब कि वो गरीब परिवार से आते हैं कि अमीर परिवार से आते हैं, इन्हें कुछ मालूम नहीं है। न्याय का दूसरा नियम, समाज में व्याप्त जो सामाजिक आर्थिक विभेद है, सामाजिक आर्थिक असमानता है, उसको कुछ इस तरीके से मैनेज करें, कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करें ताकि ताकि उस सामाजिक आर्थिक असमानता के होने के बावजूद भी जो दुर्बल हैं उनका भला हो सके, और साथ ही साथ सभी को अवसर की समानता भी उपलब्ध कराई जा सके। तो ये न्याय का दूसरा नियम है जो कंट्रैक्टर्स ने ढूंढा। इसी को हम बोलते हैं रॉल्स के न्याय सिद्धांत। इन दोनों नियमों से मिलकर रॉल्स का न्याय सिद्धांत बनता है। तो दूसरा क्या है, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वह समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग के लिए भी अधिकतम उपयोगी सिद्ध हो सके, लाभप्रद सिद्ध हो सके। प्लस बी, सभी के लिए अवसर की समानता उपलब्ध हो, सभी के लिए अवसर की समानता उपलब्ध हो। यही रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अंदर दोनों नियम है, पहला और दूसरा। और दूसरे नियम के दो उपभाग हैं, ए और बी। अब समाज के न्यूनतम मतलब सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वह समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग के लिए भी अधिकतम लाभप्रद अथवा उपयोगी सिद्ध हो सके। आपको नहीं लगता यहीं से कल्याणकारी राज्य का विचार आता है?
कल्याणकारी राज्य का विचार, इसी को बोला गया विभेद का नियम। और अभी कैसा विभेद बोला गया इसको? सकारात्मक विभेद का नियम। क्यों? क्योंकि न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग के लिए अधिकतम कल्याण अथवा सुखों की कामना की गई है, तो कह सकते हैं सकारात्मक विभेद का नियम। आप जरा सोचें, विभेद का नियम तो अरस्तु भी प्रयोग में लाया है, लेकिन उसका विभेद दुर्बल के पक्ष में नहीं है, किसके पक्ष में है? सबल के। तो सबल का ही सबलीकरण करना, ये कोई सकारात्मक विभेद नहीं हुआ, बल्कि इसको नकारात्मक विभेद कहेंगे। जबकि रॉल्स का जो विभेद है ये कैसा है? सकारात्मक विभेद। आप जरा चैट बॉक्स एक बार ओपन कर दीजिए, मतलब मेरे सामने वाली, ये तो ओपन है ना? अब देखिए, रॉल्स केवल न्याय के नियमों की बात नहीं करता, बल्कि वो बताता भी है कि न्याय के इन नियमों का टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगा, वरीयता क्रम क्या होगा। यहां हमने जो भी पढ़ा इन न्याय के दोनों नियमों को, इसी को बोला गया रॉल्स का न्याय सिद्धांत। ये पूरा क्या है? रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स का न्याय सिद्धांत। सब क्लियर है? तौसीफ, रानी, प्रवीण, गुड। यस। अब देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जॉन रॉल्स ना सिर्फ न्याय के नियमों की बात करता है, बल्कि बल्कि उनके अनुक्रम को भी बताता है ना? एक बार परिणामवादी दृष्टिकोण बता दें, बता देता हूं, लेकिन फिर भी आपको सलाह देता हूं कि क्लास के बाद, कल छुट्टी है ही, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा लेक्चर सुनिएगा, है ना? तो परिणामवादी, अच्छा कल टेस्ट है तो कोई बात नहीं, शाम में दोबारा देख सकते हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जो क्लास के दौरान किसी कारणवश कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर उपलब्ध रहता है, दोबारा देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए, क्या दिक्कत है? खैर, एनीवे, परिणामवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि जो आप कोई भी कार्य करें, कार्य करते समय परिणाम को जेहन में रखते हुए करें, है ना? मतलब परिणाम, इसका मतलब ये हुआ, है ना? इकबाल करें सर, एक बार प्लेटो के राज्य का, वो पढ़ने को आपको मिलेगा। यहां जितना बता रहा हूं समझ लीजिए कि इस टॉपिक के लिए उतना ही जरूरी है। वो जब 10वीं यूनिट पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से पढ़ेंगे प्लेटो का राज्य सिद्धांत। वैसे मैं डिस्कस किया हूं पिछले लेक्चर में, तो मुझसे दोबारा तिबारा पूछने की जगह लेक्चर को दोबारा देख लीजिए, उसी पॉइंट पे जाके। अब तो ऑनलाइन के दौर में ये सारी एक तरह से आपके लिए सुविधाएं हैं। पहले ऐसा होता था कि कुछ नहीं कर पाए तो, है ना? अच्छा, वॉइस बॉडी लैंग्वेज से मैच नहीं कर रहा है, कुछ इंटरनेट इशू है क्या? आपका इंटरनेट गड़बड़ होगा मुकेश।
मनीषा की पहली क्लास है तो कोई बात नहीं, आपको टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी पढ़ाई करिए, अगले संडे को टेस्ट दीजिएगा। आरिफ कर रहे हैं अम्बेडकरवाद, अभी रॉल्स का न्याय सिद्धांत पूरा नहीं हुआ है, अम्बेडकरवाद पढ़ेंगे। ये सब बताओ, ये जितना अभी समझाया पिछले घंटे सवा घंटे में, सब क्लियर है ना, ताकि मैं आगे बढ़ूं। सुनील, सब ठीक है? तो चलिए अब मेरी नज़रों के सामने से थोड़ी देर के लिए चैट को हटा लीजिए, अपने पास रखिए। यस, देखिए, जॉन डॉल्स ने इन न्याय के दोनों नियमों का वरीयता क्रम बताते हुए यह कहा कि जो पहला नियम है, पहला नियम, पहले नियम को दूसरे नियम पर वरीयता दी जाएगी। देखिए इसके अंदर का पूंजीवाद झलक गया कि नहीं? स्वतंत्रताओं की समानता, जहां स्वतंत्रता की बात हो रही है वो अलग बात है कि सीमित स्वतंत्रता की बात हो रही है, नियंत्रित स्वतंत्रता की बात हो रही है, लेकिन झुकाव तो पूंजीवाद की ही तरफ है। तो न्याय के पहले नियम को दूसरे नियम पर वरीयता देता है। अच्छा, एक और बात, ये जो न्याय का दूसरा नियम है, दूसरा नियम, दूसरे नियम के दो उपभाग हैं, ए और बी, ए और बी। इस ए और बी में बी को ए पर वरीयता देता है। अब देखिए बी क्या है? सभी के लिए अवसर की समानता। ए क्या है? न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग के लिए, मतलब अधिकतम उन्हें मदद पहुंचाना, कह लीजिए, जो सबसे ज्यादा वंचित है, वंचितों को क्या करें? अधिकतम मदद प्रदान करें। हाँ, इससे साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है कि रॉल्स न्याय को केवल व केवल क्षतिपूर्ति का माध्यम कहता है। ए पर बी को वरीयता देना यह साफ साफ दर्शाता है कि रॉल्स हमेशा के लिए, हमेशा के लिए क्षतिपूर्ति की सलाह नहीं देता, तभी के लिए जब तक विषमता या असमानता उत्पीड़न का कारण बने, शोषण का कारण बने, गरिमापूर्ण जीवन के मार्ग में बाधक बने। यानी अगर मान लीजिए दो में विषमता है, लेकिन यह विषमता एक प्रकार की कह सकते हैं न्यायोचित दूरी को शो करती है। मैंने कहा ना कि एक के पास 50 करोड़ है, दूसरे के पास 10 करोड़ है, 40 करोड़ का डिफरेंस होना बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन क्या हम कहेंगे कि 10 करोड़ वाला खाने बगैर मर रहा है? ना, गरिमापूर्ण जीवन वो जी सकता है। तो ऐसी असमानता को रॉल्स स्वीकार्यता प्रदान करता है। लेकिन पता चला कि किसी के पास 40 करोड़ और किसी के 40 रुपए के लाले पड़े हैं, तो वैसे में 40 रुपए वाले को मदद की जरूरत है। यहां पर उसे क्षतिपूर्ति की जाएगी। उन कारणों को ढूंढा जाएगा कि आखिर किन कारणों से इसकी स्थिति ऐसी हो रखी है। क्लियर है ये बात? हाँ, अब जरा हम समझते हैं कि न्याय के जो ये दोनों नियम हैं जॉन डॉल्स के, ये तो हमने सैद्धांतिक रूप से देखा, इसका व्यवहारिक निहितार्थ क्या है? तो न्याय के पहले नियम के अगर हम व्यवहारिक निहितार्थ की बात करेंगे, जिसमें बात की गई है स्वतंत्रताओं की समानता, तो इसके तहत यह बताया गया है, यह बताया गया है कि हम बाजार व्यवस्था को या पूंजीवादी व्यवस्था को अनियंत्रित नहीं होने देंगे, अनियंत्रित नहीं होने देंगे। यानी जॉन डॉल्स रॉबर्ट नाजिक के स्वेच्छाचारी तंत्रवादी पूंजीवाद का समर्थक नहीं है। नाजिक क्या कहता है कि बाजार व्यवस्था में जो जितनी तरक्की कर सके अपनी योग्यता के अनुसार वो तरक्की करे, उसका पूंजीवाद अनियंत्रित पूंजीवाद है। अनियंत्रित पूंजीवाद तभी फलीभूत हो सकता है जब सारे के सारे स्टेक होल्डर, सारे के सारे हितधारक प्रतियोगी वातावरण में ढल चुके हों, प्रतियोगी वातावरण में ढल चुके हैं। जैसे आप सब सीएससी अभ्यर्थी हैं, पीएसआई और ऑप्शनल की क्लास कर रहे हैं, अगर मैं क्लास की ड्यूरेशन 2 घंटे से बढ़ा के किसी दिन 8 घंटे भी कर दूं, तो भी आप सब लोग मैदान में टिके रह जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए,
एक कॉलेज गोअर या 10वीं 12वीं का बच्चा जो अब तक यही मानकर चलते रहा है कि एक पीरियड, एक क्लास 35 मिनट की होती है, जिसमें गुरुजी 20 मिनट चुटकुला सुनाते हैं, कॉपी चेक करते हैं और 15 मिनट पढ़ाते हैं। अब बताइए उसको 3-3 घंटे की लंबी क्लास और 8-8 घंटे की स्पेशल क्लास में बैठा दें तो टिक पाएगा? नहीं। अब समझ में आया? तो 2 घंटे की जगह 6 घंटे क्लास, 8 घंटे क्लास, इसे कहते हैं अनियंत्रित तरीके से क्लास संचालित करना। तो बाजार व्यवस्था की बात कर रहा है क्योंकि पूंजीवादी धारा का है। ये कहता है कि बाजार व्यवस्था को फलने फूलने दो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पूंजीवाद को अनियंत्रित न होने दे। अनियंत्रित पूंजीवाद में क्या होगा कि जो योग्य है, जो सक्षम है, जो अमीर है, वो निरंतर तरक्की करता चला जाएगा और अधिक अमीर होता चला जाएगा। और जो मान लीजिए किसी अयोग्यता अथवा निर्योग्यता का शिकार है, तो आपको नहीं लगता कि उत्पादन प्रणाली में वो पीछे रह जाएगा, पिछड़ जाएगा? ये सारी समस्याएं आएंगी। ठीक है। तो रॉल्स के न्याय सिद्धांत का या न्याय सिद्धांत का जो पहला नियम है स्वतंत्रताओं की समानता, इसका उद्देश्य क्या है? अनियंत्रित बाजार व्यवस्था पर अंकुश लगाना। अंकुश लगाना क्यों? अंकुश लगाना ताकि आर्थिक विषमता को बढ़ावा न मिले। आर्थिक विषमता कुछ इस कदर न बढ़ जाए कि समाज के कुछ वर्ग स्वयं के स्तर पे गरिमापूर्ण जीवन जीने में ही सक्षम ना हो या अक्षम हो जाएं, है ना? चलिए, दूसरा, न्याय का दूसरा नियम, सामाजिक आर्थिक विषमताओं को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वह समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग के लिए भी अधिकतम लाभप्रद अथवा उपयोगी सिद्ध हो सके। बता ही दिया, इसके माध्यम से राज्य को सलाह दी जाती है कि तुम सकारात्मक विभेद का सहारा लेते हुए दुर्बल का उत्थान सुनिश्चित करो ताकि दुर्बल भी सबल की तरह गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सके। क्लियर ये बात? ताकि दुर्बल भी सबल की तरह गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सके। इसी को बोला गया विभेद का नियम। क्या बोला गया इसको? विभेद का नियम। लेकिन ये नियम कैसा है? कैसा, किस तरह के विभेद को बढ़ावा दे रहा है? सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक। इसको बोला गया सकारात्मक विभेद। सकारात्मक विभेद। अच्छा, सभी के लिए अवसर की समानता। तो सभी के लिए अवसर की समानता की जो अवधारणा है, इसके माध्यम से रॉल्स साफ साफ राज्य को नसीहत देता है, बता देना चाहता है कि देखो भाई, दुर्बल की सहायता तभी तक करो जब तक वो स्वयं के स्तर पे गरिमापूर्ण जीवन जीने में अक्षम है। जिस दिन वो गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम हो जाए और माना कि अन्यों की तुलना में वो दुर्बल है, कमजोर है, लेकिन उसकी कमजोरी उसके जीवन में गरिमापूर्ण जीवन जीने में बाधक नहीं है, तो फिर उसके पक्ष में सकारात्मक विभेद को अंजाम देने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भारत की आरक्षण नीति, तो इसको लेकर आपकी क्या ओपिनियन है कि जब तक भारत में मानव सभ्यता बनी रहेगी तब तक आरक्षण नीति बनी रहेगी? ऐसा है? नहीं। मकसद है कि आरक्षण नीति अपने उद्देश्यों को पूरा करे और इसे समाप्त कर दिया जाए। ये क्या दर्शाता है? फाइनली अवसर की समानता। लेकिन अवसर की समानता को अपनाने से पहले हमें दुर्बल का सबलीकरण करना होगा ताकि वो स्वयं के स्तर पे किसी वंचना का शिकार ना रहे। फिर सभी के लिए समान अवसर की बात की जाएगी। तो अगेन देख रहे हैं, समतावादी होते हुए इसका झुकाव किधर हो गया? पूंजीवाद की तरफ। देखो, न्याय के पहले नियम को दूसरे नियम पे वरीयता देना रॉल्स के पूंजीवादी झुकाव की तरफ इशारा करता है। दूसरा, विभेद के नियम के ऊपर
अवसर की समानता को वरीयता देना, ये क्या दर्शाता है? अगेन पूंजीवाद की तरफ झुकाव। इसमें बुराई क्या है तो समतावादी ही ना, नव उदारवाद की ही एक धारा है जिससे यह ताल्लुक रखता है। तो हम इससे मार्क्सवादी रुझान की अपेक्षा नहीं कर सकते। अपनी मूल प्रकृति में रॉल्स उदारवादी ही है। तो ये रहा रॉल्स का न्याय सिद्धांत। मैं इसलिए किया गया है, नहीं देखिए, समाज तो सबके साथ सम्मिलित है, क्योंकि मनुष्य है तो समाज है, और समाज के भीतर राजनीति घटित होती है, समाज के भीतर अर्थव्यवस्था को संचालित किया जाता है, समझ रहे हैं? तो समाज तो स्वतः इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये कहना कि पूंजीवादी व्यवस्था में न्याय को अर्थव्यवस्था या आर्थिक आधार पे ही क्यों परिभाषित किया गया है ना, इसलिए कि भाई पूंजीवाद है तो पूंजीवाद तो आर्थिक तंत्र ही है ना, आर्थिक प्रणाली है, और रॉल्स जो है वो पूंजीवादी धारा से संबंधित है। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल या रिसर्च का जो एक तरह से कह सकते हैं मटेरियल है, डेटा है, वो बेसिकली इकोनॉमिक डेटा है, आर्थिक डेटा है ना, क्योंकि पूंजीवादी है। हाँ, तो उसी को ना ये रॉल्स ही नहीं कहते, आपको बताऊं जितने उदारवादी हैं, उदारवादियों का यही मालूम है, यही मतलब मानना है कि न्याय का जो स्वरूप है ये सार्वभौमिक है। न्याय का जो स्वरूप है ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। मतलब इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि न्याय मतलब सभी समाजों के लिए, सभी सांस्कृतिक समूहों के लिए न्याय का एक जैसा सिद्धांत हो सकता है, जो कि गलत है ना। हाँ भाई, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि उचित को अनुचित पर वरीयता देना न्याय है, और उचित तथा अनुचित का अभिप्राय अलग अलग समाजों में, अलग अलग संस्कृतियों में उनकी मान्यताओं की बुनियाद पर टिका होता है या परिभाषित होता है। तो उदारवादियों ने ये जरूर कोशिश की है कि न्याय के सार्वभौमिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि खुद रॉल्स ने ये मान लिया है, आगे चल के एक क्वेश्चन भी दिया हूं, प्रौढ़ न्याय, हाँ प्रौढ़ रॉल्स ऐसे करके। आगे चलकर रॉल्स की एक रचना आती है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म नहीं, थ्योरी ऑफ जस्टिस में तो इसने न्याय के सार्वभौमिकीकरण की बात की है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ जस्टिस। लेकिन पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक अपनी पुस्तक में स्वयं रॉल्स अपने दावे को लगभग खारिज करते हुए दिखता है। खुल के तो खारिज नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता है कि जो हमारा न्याय सिद्धांत है या उदारवादी न्याय सिद्धांत, क्योंकि इसके न्याय सिद्धांत को भी हम उदारवादी न्याय सिद्धांत ही बोलेंगे, बताता है कि मेरा न्याय सिद्धांत दुनिया के सभी समाजों के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन उदार लोकतांत्रिक समाजों के लिए उपयुक्त है। कहने का मतलब कि दुनिया में जहां कहीं भी लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, उनके लिए रॉल्स का न्याय सिद्धांत एक जैसा है। मतलब पूर्णतः सार्वभौमिक नहीं है, अलग सामाजिक व्यवस्थाओं पर हो सकता है ये कारगर सिद्ध न हो, लेकिन उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर या उदार लोकतांत्रिक योजनाओं वाली राजनीतिक व्यवस्था में जो सामाजिक समूह है, सबके ऊपर ये बराबर रूप से लागू हो सकता है। तो आप कहेंगे ना कि अपने न्याय सिद्धांत के जो यूनिवर्सलाइजेशन है, सार्वभौमिकीकरण है, रॉल्स खुद ही उसे कट शॉर्ट करता है, खारिज करता है। अच्छा, ये कहता है, यह भी आप लोगों को पढ़ा था मैं आलोचना में, अभी आलोचना नहीं पढ़ाया हूं, फिर भी चूंकि अब संदर्भ उठ गया तो बात कर लेते हैं। रॉल्स कहता है कि जैसे मान लीजिए मार्क्सवादी समाज है, या कहीं तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था है, या सैन्य शासन है, तो वहां पर हमारा न्याय सिद्धांत उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा। लेकिन उदारवादी समाजों में माना कि बहुलवाद आपको देखने को मिलेगा,
यानी बहुसांस्कृतिक समूह देखने को मिलेंगे, और भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सांस्कृतिक मान्यताओं की बुनियाद पर उनके न्याय के नियम रेखांकित होते हैं, उनकी मान्यताएं निर्धारित होती है। तो इसका कहना है रॉल का कि सांस्कृतिक मूल्यों की बुनियाद पर जिस निकाय का सृजन होता है उसको न्याय नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? नैतिकता बोलते हैं, नैतिकता। तो अगर किसी समाज में, खास करके उदारवादी समाज में, अलग अलग सामाजिक समूह है तो हम कह सकते हैं कि नैतिक व अनैतिक की परिभाषाएं अलग अलग होंगी। लेकिन चूंकि उदारवादी समाज है तो इस समाज में पर्याप्त स्वतंत्रता होती है लोगों को। तो पर्याप्त स्वतंत्रता होने की वजह से लोग आपस में खुलकर अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श के माध्यम से भिन्न भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं होने के बावजूद, नैतिकता को लेकर अलग अलग अवधारणाएं होने के बावजूद, न्याय के नियमों पर इनकी सहमति बन जाती है। इसलिए उदारवादी समाजों में हमारा न्याय सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। हालांकि यही जो कम्युनिटेरियंस हैं, समुदायवादी, ये सब आलोचना करते हैं कि रॉल्स बकवास कर रहा है, उदारवादी समाजों में भी इसका न्याय सिद्धांत हर जगह काम नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिट 3 का पहला डायमेंशन पूरा कर लिया। देखिए जरा क्या है पहला डायमेंशन। जैसी इच्छा, डिक्टेशन की जरूरत है इस पे, संकोच ना करो अगर। हाँ? क्योंकि बड़े आराम आराम से एक एक चीज बोर्ड वर्क कराते हुए समझाया। वो तो, अरे नहीं नहीं, अभी इसका भी दूसरा हिस्सा है, इसकी आलोचना, समुदायवादी आलोचना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसको तो ऐसे ही मैं वो पढ़ना भी नहीं था। दैवी न्याय है तो राजनीति विज्ञान के अंदर उसकी कोई बहुत प्रासंगिकता नहीं है ना। मतलब धार्मिक मूल्यों का अनुसरण ही न्याय है, तो बताइए वर्तमान व्यवस्थाओं में या उन दिनों की भी तार्किक व्यवस्थाओं में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। हाँ, समकालीन न्याय सिद्धांत यही है। हाँ, रॉल्स का न्याय सिद्धांत, रॉल्स का और डॉक्टर अंबेडकर का। हाँ, आलोचना, है ना। तो समुदायवादी आलोचना क्या एक ही साथ पढ़ेंगे हम लोग? रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना शुरुआत करेंगे मार्क्सवादियों से, या उससे भी पहले नौ उदारवादियों से शुरू करेंगे, अपने घर में ही विरोध, फिर उसके बाद मार्क्सवादियों की तरफ चलेंगे जो धूर्व विरोधी हैं, और फिर उसके बाद नारीवादियों की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद समुदायवादियों की तरफ चलेंगे। हाँ, एक बार जरा चैट ओपन कर दीजिए, ऑनलाइन बच्चों से पूछ लें कि क्या इन्हें डिक्टेशन की जरूरत है, अगर ना हो तो आगे बढ़ें। अच्छा देखिए, ऋषि कह रहे हैं कि नहीं लिखेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ, किसकी? किसने आलोचना की है? नहीं, बेसिकली रॉबर्ट नाजिक ने किया है खुल के इसकी आलोचना, है ना, इसके न्याय सिद्धांत की, न्याय सिद्धांत। हाँ देखिए, मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से डिक्टेशन की मांग ज्यादा उठ रही है। ठीक है, तो लिखवा देते हैं, कोई बात नहीं। आज लिख लें या नेक्स्ट क्लास में लिखें, जैसा कहिए। लिखवा दें। लिख लीजिए। आरिफ करें नेक्स्ट क्लास में, नहीं अभी टाइम है, पूरा तो नहीं लिख पाएंगे, बस
पहला फेसेट क्या पढ़ाया था इसमें? न्याय का अभिप्राय। न्याय का अभिप्राय लिख लीजिए, है ना। और एक बात और ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्लास में तो लिखेंगे सुनील, लेकिन पता नहीं ऑनलाइन वाले टेस्ट में शामिल होंगे कल। इनको टेस्ट पेपर तो इनको भिजवा ही दीजिएगा, है ना, ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड यूनिट तक के प्रश्नों का संग्रह आपको मिल जाएगा कल, मतलब टेस्ट के लिए। सलाम। तो अपने से उसको प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, अरे पिछला वाला भी लिखेंगे रानी, डोंट वरी। लिखिए। न्याय का भाषाई रूप से, लिखिए, न्याय का भाषाई रूप से, भाषाई रूप से शाब्दिक अभिप्राय, समन्वय अथवा संतुलन होता है। समन्वय अथवा संतुलन होता है। यानी विरोधी मतों के मध्य, विरोधी मतों के मध्य समन्वय या संतुलन कायम करना न्याय है। न्याय के निर्धारण के दौरान, न्याय के निर्धारण के दौरान उचित को अनुचित पर वरीयता दी जाती है। उचित को अनुचित पर वरीयता दी जाती है। ध्यातव्य है, ध्यातव्य है, ध्यातव्य है दुनिया के अलग अलग समाजों में, दुनिया के अलग अलग समाजों में अलग अलग काल तथा परिस्थितियों में, अलग अलग काल तथा परिस्थितियों में अलग अलग काल तथा परिस्थितियों में उचित व अनुचित का अभिप्राय बदलते रहता है। उचित व अनुचित का अभिप्राय बदलते रहता है। उचित व अनुचित का अभिप्राय बदलते रहता है। लिहाजा, लिहाजा न्याय का अभिप्राय भी, लिहाजा न्याय का अभिप्राय भी बदल जाता है। लिहाजा न्याय का अभिप्राय भी
बदल जाता है। यही कारण है कि यही कारण है कि न्याय को एक सापेक्षिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। न्याय को एक सापेक्षिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सापेक्षिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। न्याय के अभाव में न्याय के अभाव में न्याय के अभाव में कोई भी समाज दीर्घजीवी नहीं हो सकता। न्याय के अभाव में कोई भी समाज दीर्घजीवी नहीं हो सकता, क्योंकि 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 न्याय के अभाव में समाज के अंदर द्वंद्व बढ़ेगा। न्याय के अभाव में समाज के अंदर द्वंद्व बढ़ेगा। समाज के अंदर द्वंद्व बढ़ेगा जो जो समाज को खंडित कर देगा। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखेंगे, यूं तो औपचारिक रूप से दुनिया के अंदर न्याय की उत्पत्ति यूनानी न्याय सिद्धांत के साथ होती है। न्याय की उत्पत्ति यूनानी न्याय सिद्धांत के साथ होती है। यूनानी न्याय सिद्धांत के साथ होती है। हालांकि समकालीन दौर में उदारवादी न्याय सिद्धांत उसमें भी मुख्य तौर पर समतावादी न्याय सिद्धांत बेहद लोकप्रिय है। बेहद लोकप्रिय है। जॉन रॉल्स को समतावादी न्याय सिद्धांत का जॉन रॉल्स को समतावादी न्याय सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के समर्थकों में अमर्त्य सेन को शामिल करते हैं। अमर्त्य सेन
जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से, जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से उदारवादी न्याय सिद्धांत को, उदारवादी न्याय सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान करना चाहता है। इसके लिए उसने बेंथम के, इसके लिए उसने बेंथम के उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत को खारिज करते हुए उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत को खारिज करते हुए कांट के, इमैनुअल कांट के, इमैनुअल कांट के न्याय सिद्धांत का समर्थन किया है। तथा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को साध्य का दर्जा, साध्य का दर्जा प्रदान करने की कोशिश की है। प्रत्येक व्यक्ति को साध्य का दर्जा प्रदान करने की कोशिश की है। इसके लिए रॉल्स न्याय के परिणाम निरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाता है। इसलिए इसके लिए रॉल्स न्याय के परिणाम निरपेक्ष दृष्टिकोण को अपनाता है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 1, इसका न्याय सिद्धांत उदारवादी न्याय है या उदारवादी न्याय सिद्धांत है। इसका न्याय सिद्धांत उदारवादी न्याय सिद्धांत है। दूसरा, इसका न्याय सिद्धांत वितरण मूलक है। इसका न्याय सिद्धांत वितरण मूलक है। तीसरा, रॉल्स का न्याय सिद्धांत संविदागत है ना, कंट्रैक्चुअल, संविदागत। रॉल्स का न्याय सिद्धांत संविदागत है। फिर से सुन लीजिए, रॉल्स का न्याय सिद्धांत संविदागत है। वितरण मूलक के बाद अगला पॉइंट संविदागत। नेक्स्ट पॉइंट, रॉल्स का न्याय सिद्धांत प्रक्रियात्मक है। अब हेडिंग डालेंगे उदारवादी न्याय सिद्धांत, है ना, उदारवादी, क्योंकि इसका न्याय सिद्धांत कैसा है? पहला पॉइंट उदारवादी है। हाँ, अब यहीं से हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आगे लिखेंगे, क्योंकि समय सीमा इजाजत नहीं दे रही है।
आज जाकर क्लास से जाने के बाद जब भी आपको समय मिले, पहली और दूसरी यूनिट हो ही चुकी है, रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। और अच्छा खासा आपका नोट्स बनता जा रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। 25-30 पन्ने का नोट्स बन गया होगा आपका अभी तक। हाँ तो रिवाइज करिएगा, इसको रिवाइज करेंगे, आधा एक घंटा लगेगा। और कोशिश करेंगे कि टेस्ट की सूचना है कि नहीं कल की। अभी तो अब सूचना आएगी तो उसी के अनुसार आप काम करेंगे, है ना। बट अपनी तरफ से तैयार रहेंगे, है ना। हाँ, नहीं नहीं, आज ही, कल का कोई मतलब नहीं है। पिछली बार शायद उसी दिन बताया गया था ना। हाँ, ना ना, तो ऐसे हाँ। हाँ ठीक है, पिछला वाला टेस्ट पेपर भी अगर पॉसिबल है तो ऑनलाइन बच्चों को दे दिया जाए। कंट्रैक्चुअल, कंट्रैक्चुअल, है ना। अब देखिए यहां से आप समझ लीजिए कि छटाक भर भी, कहते हैं ना जिसको, अंश अंश मात्र भी अब लापरवाही नहीं चलेगी। अब देखिए सिलेबस के अंदर कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स पे आप एंट्री करने लगे। अब इसके बाद समानता का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। तो अब स्टेट थ्योरी में एक लेक्चर इसमें रह गया, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस में। इसके बाद हम लोग चौथी यूनिट में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही ये तीसरी यूनिट आपकी खत्म होगी, आपके पास अभ्यास प्रश्न भी 25 से 30 प्रश्न हो चुके रहेंगे। लिखिए जितना लिखना है। और चूंकि आप लोग तो लिख के मुझे जमा कर ही सकते हैं क्लास के अंदर, क्योंकि ऑफलाइन में है, सामने है। ऑनलाइन बच्चों के साथ थोड़ी झंझट है, उनको ऑनलाइन मोड में ही भेजना होता है। तो उसके लिए अभी काम चल रहा है कि उनके लिए एक चाक चौबंद व्यवस्था की जाए जहां ये अपने आंसर को ड्रॉप कर सके। ओके देन, थैंक यू सो मच, सी यू।